नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका शुभ 24 न्यूज। अलवर में 2017 का सबसे चर्चित हत्याकांड, जब एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति, 3 बेटों और एक भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी महिला के सामने ही उसके परिवार के 5 सदस्यों की जानवरों को काटने वाले छुरे से गला काटकर हत्या कर दी और वो बेशर्म खड़ी सब कुछ देखती रही। इतना ही नहीं, महिला रात भर अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की गले कटी लाशों के पास बैठी रही। हत्या की वजह उसके अफेयर में पति और बड़ा बेटा रोड़ा बन रहे थे। पति और बड़े बेटे के मर्डर का प्लान था, लेकिन बॉयफ्रेंड ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पूरे मामले में महिला, उसके बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 साल बाद कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी माना है। मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। मीडिया इस शर्मनाक हत्याकांड की तह तक जाने के लिए केस से जुड़े सरकारी वकील सुनील कुमार से बातचीत कर रही है। उन्होंने केस से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया। कठूमर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या की शादी 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। शादी के करीब 15 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के 3 बच्चे थे। बनवारी लाल अलवर के MIA स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और संतोष लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। वह थोड़ा बहुत ताइक्वांडो भी जानती थी, तो उसके अलवर में ही इसकी कोचिंग ली और इसके बाद वह ट्रेनर बन गई। वकील सुनील कुमार ने बताया कि संतोष 2014 से अलवर के साहब जोहड़ा के एक ताइक्वांडो कोच के कांटेक्ट में आई थी। वहां से बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने लगी। इस दौरान वह कई कंपटीशन में बच्चों को लेकर अलवर से बाहर जाने लगी। एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी दोस्ती हनुमान से हुई। तब हनुमान सीकर के एक दोस्त के साथ BPED की ट्रेनिंग कर रहा था। हनुमान अविवाहित था और संतोष से 10 साल छोटा भी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। हनुमान कई बार मालाखेड़ा गुजू की अलवर में अपने दोस्त कपिल के कमरे पर संतोष को लेकर जाता था। यहीं पर हत्या में शामिल कपिल और दीपक से संतोष की मुलाकात हुई। हनुमान और संतोष 2-2.5 साल तक चोरी छिपे मिलते रहे। दोनों कई बार राजस्थान से बाहर भी मिले। इसी दौरान दोनों के अफेयर के बारे में संतोष के पति बनवारी और बेटे मोहित को पता चल गया। संतोष की करतूतों का पता चलने पर पति और बेटा दोनों रोक टोक करने लगे। उसे ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाने से रोकने लगे। इसी बात से संतोष परेशान होने लगी। उसने ये सारी बात हनुमान को बताई। दोनों को लगने लग गया था कि बनवारी और मोहित दोनों को मिलने नहीं देंगे। पति और बेटे को पसंद तक नहीं करती थी। घूमना फिरना पसंद था। गरीबी के कारण संतोष अपने पति बनवारी को पसंद तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि अपने बेटों से भी उसे लगाव नहीं था। वे लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। कई बार हनुमान के साथ कई दिनों तक घर से बाहर रहती थी। 2016 में हनुमान ने संतोष के साथ मिलकर मर्डर की साजिश रच ली। सब कुछ पहले से तय हो गया था कि बनवारी और मोहित को कैसे ठिकाने लगाना है। BVG कंपनी के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत के मामले में RSS प्रचारक निम्बाराम को सोमवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निम्बाराम के खिलाफ दर्ज ACB की FIR और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने के आदेश दिए हैं। ACB के तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। निम्बाराम अब इस मामले में पूरी तरह बरी हो गए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश को कांग्रेस सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। निम्बाराम ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को लिखित बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुकदमे को खारिज करने के आदेश दिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में BVG कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में ACB ने केस दर्ज किया था। 10 जून 2021 को वीडियो सामने आने के बाद निम्बाराम के अलावा जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजा राम गुर्जर, BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे और संदीप चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। राजा राम गुर्जर और बाकी आरोपी जेल में रह रहे थे। हाईकोर्ट ने निम्बाराम को बरी करने के साथ ही BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे और संदीप चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया। दोनों पर रिश्वत देने का आरोप है। निम्बाराम ने हाईकोर्ट में ACB में दर्ज मामले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। निम्बाराम ने कहा था कि इस मामले में उनका नाम राजनीति द्वेष के चलते शामिल किया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पर उनके खिलाफ बयानबाजी कर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। निम्बाराम ने याचिका में यह भी तर्क दिया है कि जिस वीडियो के आधार पर ACB ने केस दर्ज किया,
उससे रिश्वत को लेकर और उसकी कोई बातचीत नहीं है। ऐसे में एसीबी ने सरकार के दबाव में आकर एफआईआर में नाम शामिल किया है। निम्बाराम ने इसी के आधार पर हाईकोर्ट से एसीबी की एफआईआर के नाम हटाए जाने की याचिका लगाई। उन्होंने अपने खिलाफ एसीबी की ओर से की जा रही जांच को रोकने की गुजारिश की थी। निम्बाराम को हाईकोर्ट से बरी होने के मामले की गूंज सोमवार को विधानसभा में भी सुनाई दी। नगर पालिका संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निम्बाराम के खिलाफ एसीबी केस को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राठौड़ ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से कहा, हाईकोर्ट का फैसला आपको पता नहीं होगा। निम्बाराम को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, आपके खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास कर दिया। शांति धारीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि निम्बाराम की बात छोड़ दीजिए, यहाँ उनकी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इस बात को छोड़िए। वह फोटो दिखाए, यह दिखाएं, उसमें क्या फायदा? मेहरबानी करके उस बात को आगे मत बढ़ाओ, उसको पर्दे में रहने दो। सच्चाई आप भी जानते और हम भी जानते हैं। राठौड़ ने कहा, कोर्ट से आप बड़े नहीं हो, अब तो कुछ शर्म करो, कह दो कि मुझसे गलती हो गई। यह वही कोर्ट है जिसने आपके इस्तीफों पर कुछ बातें कही हैं। राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निम्बाराम को हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला बताता है कि अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस तंत्र के इस्तेमाल का पर्दाफाश हो गया है। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्ता में बैठे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तित्व को षड्यंत्र का ताना बाना नहीं बनाए, नहीं तो सारी चीजें महंगी पड़ेगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा, कांग्रेस ने मानहानि और चरित्र हनन करने का प्रयास किया था। कोशिश की गई कि भ्रष्टाचार जैसे घिनौने कृत्य में फंसाकर उनका चरित्र हनन किया जाए। हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करके उनके नाम को डिलीट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उसका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शहरी निकायों के पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर अब सरकार जांच के बाद कभी भी हटा सकेगी। राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2023 में पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर जांच के बाद कभी भी हटाने का प्रावधान जोड़ा गया है। विधानसभा में सोमवार को बहस के बाद नगरपालिका संशोधन बिल पारित हो गया है। अब तक पार्षद निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर चुनाव याचिका दायर करके ही हटाने का प्रावधान था। चुनाव याचिका भी पार्षद के चुनाव के 1 महीने के भीतर दायर करनी होती थी। नगरपालिका एक्ट की धारा 31 में पार्षद निकाय प्रमुखों को हटाने के प्रावधान दिए हैं। उन प्रावधानों में अब एक और नया प्रावधान जोड़ा गया है। नए प्रावधान के अनुसार अगर कोई पार्षद या निकाय प्रमुख 2 से ज्यादा संतान अपने खिलाफ कोई मुकदमे सहित चुनाव लड़ने में अयोग्य होते हुए भी जीत जाता है तो जांच के बाद उसे हटाया जा सकेगा। अगर पार्षद के जीतने के बाद भी सरकार के ये ध्यान में आता है कि वह अयोग्य है और जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ा है तो उसे जांच के बाद कभी भी हटाया जा सकता है। शहरी निकायों के पार्षद और अध्यक्षों को हटाने के नए प्रावधान पर विपक्षी विधायकों ने बिल पर बहस के दौरान गंभीर सवाल उठाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई विधायकों ने कहा कि सरकार शहरी निकायों पर अपनी मनमानी चलाना चाहती है, इसीलिए वह सदस्यों को हटाने के नए प्रावधान लाने जा रही है। यह पार्षदों को डरा कर रखने का माध्यम बनेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 31 के तहत निर्वाचित सदस्य को हटाने का प्रावधान किया हुआ है। अभी केवल चुनाव याचिका के जरिए ही उसे हटाने का प्रावधान है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चुनाव याचिका भी उसके जीतने के केवल 1 महीने के भीतर पेश करनी होती है। चुनाव के 1 महीने तक तो किसी का पता ही नहीं लगता सदस्य अयोग्य है या कोई जानकारी छिपाई है। 1 महीने के बाद पता लगता है कि पार्षद अयोग्य है, लेकिन पुराने प्रावधान से वह चुनाव याचिका दायर नहीं कर सकता, तब उसे हटाने का कोई उपाय नहीं होता था। अब तक ऐसे अयोग्य मेंबर को हटाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब इन्हें हटाने की पावर सरकार इसीलिए लेना चाहती है कि कोई अयोग्य मेंबर गलत जानकारी देकर जीत गया तो उसे कभी भी हटा सके। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, कोई अयोग्य मेंबर पद पर क्यों रहना चाहिए? अगर अयोग्य मेंबर चुनाव जीत गया, जीतने के बाद 1 महीने के अंदर याचिका दायर नहीं हुई तो वह 5 साल बना रहता था। क्या उसका बना रहना गलत नहीं है? सरकार यह हटाने की शक्ति इसीलिए ले रही है कि या तो 1 महीने के भीतर चुनाव याचिका दायर हो जाए। कई मामलों में अगर सरकार को 1 महीने के बाद पता लगेगा कि कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है और उसने चुनाव लड़ने के काबिल नहीं था तो उसे जांच के बाद हटा देंगे। सीएम अशोक गहलोत सोमवार को राजस्थान आईटी फेस्ट में पहुंचे। अशोक गहलोत ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए जिले की मांग तो सभी एमएलए करना चाह रहे थे,
यह विरोध सही नहीं है। अभी रामलुभाया जी बाहर हैं, आने के बाद नए जिलों के संबंध में रूपरेखा बनाई जाएगी। इससे पहले गहलोत ने युवाओं के साथ भी बात की, साथ ही जन आधार ई-वॉलेट लॉन्च किया। इस वॉलेट के जरिए लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली लाभ की राशि भी मिल सकेगी, साथ ही वाउचर्स भी मिल सकेंगे। बता दें कि इस दौरान सीएम ने कॉमर्स कॉलेज से जोधपुर में बनने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्वे एंड इनोवेशन हब का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान गहलोत ने कहा, जिस तरह का काम युवा आईटी में कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है। आईटी सरकार की प्राथमिकता में है। राजीव गांधी के वक्त आलोचना करते थे, आज आईटी क्रांति कर चुका है। सभी गवर्नेंस आईटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे आज नवाचार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सुशासन देने में आईटी की भूमिका अहम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने आईटी के माध्यम से देश को 21वीं सदी से जोड़ने का स्वप्न देखा था। आज राज्य सरकार द्वारा आईटी के बजट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से करोड़ों प्रदेशवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश आज आईटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य सरकार सभी योजनाओं को आईटी आधारित बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ा रही है। आईटी दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से देश के उज्जवल भविष्य के लिए नई पीढ़ी तैयार हो रही है। आईटी के प्रयोग से राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। हैकाथॉन में 60 से अधिक लोगों के 1 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हैकाथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रोजेक्ट और भविष्य की संभावना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन के नवाचार गुड गवर्नेंस में मददगार साबित होंगे। इसमें आने वाले सर्वश्रेष्ठ 3 प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लिया जाएगा तथा 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर का वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया। यह संस्थान स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोफेशनल्स को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को साथ साथ नवोन्मेषी विचारों को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। यहाँ डब्ल्यू हब के नाम से महिला इनोवेटर्स के लिए अलग रैम्प्स स्पेस उपलब्ध करवाया जाएगा। गत वर्ष 13 नवंबर को ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने विस्फोटक उपलब्ध कराने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जेल में कैद आरोपी होली चौक मावली निवासी देवेंद्र पुत्र उदयलाल डांगी ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी पेश की थी। लोक अभियोजक राकेश पानेरी ने कहा कि देवेंद्र ने विस्फोटक करने के मुख्य आरोपी धूलचंद मीणा को सुपर पावर के 90 गुल्लों की 25 किलो की पेटी, 25 फ्यूज वायर के बंडल, 183 मीटर कोयल बेची थी। उसने ये विस्फोटक ऊनीथल गोमुंदा के मार्बल खदान के मालिक प्रवीण पोरवाल के फर्जी हस्ताक्षर कर बेचे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी चंचल मिश्रा ने आरोपी देवेंद्र कुमार की जमानत खारिज कर दी। आरोपी धूलचंद मीणा, प्रकाश मीणा व एक अपचारी ने मिलकर ट्रैक पर ब्लास्ट किया था। इन्हें विस्फोटक देने के मामले में बिहारी लाल सोहाल का, उसके बेटे अंकुश सुरेश उपाध्याय, अशोक मीणा, भरत राज सैन, उसके पुत्र अक्षय सैन, देवेंद्र कुमार डांगी, लोकेश सोनी को गिरफ्तार किया है। एटीएस इनके खिलाफ 9 फरवरी को चालान पेश कर चुकी है। हाल ही में नए जिलों की घोषणा पर जयपुर में मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। इधर सराड़ा के लोगों में गुस्सा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 1952 में जिला रहे सराड़ा से पहले जिला फिर विधानसभा को छीन लिया गया। दशकों से जिले की मांग और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा नए 19 जिलों की घोषणा में सराड़ा को स्थान नहीं मिलने से सराड़ा क्षेत्रवासियों में जोरदार गुस्से का उबाल है। सोमवार को सराड़ा में विरोध रैली निकालकर सरकार का जमकर विरोध जताया व जनप्रतिनिधियों की मंशा पर सवाल दागे। जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सराड़ा उपखंड क्षेत्र में दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगों ने सराड़ा बस स्टैंड में एसडीएम ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। वहां पहुंचकर सराड़ा को महत्व देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में रियासत
काल में सराड़ा जिले को 1952 में हटाकर उदयपुर में शामिल करने, 1953 में उपखंड कार्यालय को हटाकर सलूम्बर करने को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाए कि 55 सालों तक सराड़ा व खेरवाड़ा की जनता को सलूम्बर के चक्कर काटने पड़े। 2008 में सराड़ा विधानसभा को समाप्त कर सलूम्बर व खेरवाड़ा से बांटकर क्षेत्रवासियों के साथ धोखा किया। अब क्षेत्रवासियों ने मांग की कि नव घोषित जिले का नाम सराड़ा सलूम्बर किया जाए तथा अन्यथा सराड़ा उपखंड को उदयपुर जिले में यथावत रखा जाए। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक साजिश का शिकार बना सराड़ा क्षेत्र को पिछड़ेपन की ओर से धकेलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में नाराजगी और निराशा के साथ रोष है। रैली में सराड़ा, चावंड, नया सराड़ा, सैपुर, केजड़, नीमच, कछोटा, पाल सराड़ा सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी का झील जयसंबंध, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से जुड़ाव, रेलवे लाइन जयपुर अहमदाबाद का उपखंड के मध्य गुजरना, महाराणा प्रताप की पुण्य स्थली व मेवाड़ की तीसरी राजधानी प्रताप स्मारक की दृष्टि में पर्यटक स्थल, एशिया की सबसे बड़ी खनिज संपदा सीसा और जस्ता जावर माइंस, राज्य में केंद्र का आय स्रोत, वन्य अभ्यारण्य जयसंबंध, केवड़ा, आदिवासी बहुल, मुख्य बड़ी पाले, खरपल पाल, सरसिया पाल, नठारा पाल, सराड़ा पाल, सैपुर पाल, सकदड़ी पाल, बलुआ पाल आदि सभी मापदंडों के आधार पर पूर्ण जिला बनाने के लिए सराड़ा जिला बनाओ संघर्ष समिति ने ज्ञापन एवं पत्रावली प्रस्तुत की। उदयपुर के कोडर आदिवासी क्षेत्र में सड़क नहीं होने के कारण घायल या बीमार मरीजों को चारपाई पर उठाकर इलाज को ले जाने पड़ता है। सोमवार भी एक महिला बदीबाई बारिश से बचने के लिए भागते दौरान घायल हो गई। महिला खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक बारिश के साथ तेज ओले पड़ने लगे तो वह बचने के लिए भागने लगी तो रास्ते में गिरने से वह घायल हो गई। घायल को पहले घर पहुंचाया गया, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने पर उसे इलाज की जरूरत थी। ऐसे में उसे 4 लोग चारपाई पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल तक लेकर पहुंचे, तब जाकर उसका इलाज किया गया। इस दौरान बीच में एक नदी भी पार करनी पड़ी। ऊबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता होने से यहाँ वाहन नहीं चलते हैं, ना ही कोई बस संचालित होती है। चारपाई में ही लेटाकर मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को उदयपुर रेफर कर दिया गया। पक्की सड़क नहीं होने से यहाँ आए दिन इसी तरह इलाज के लिए हॉस्पिटल तक ले जाना मजबूरी बन गया है। मामले में जिला परिषद सदस्य वैसाराम गरासिया ने पक्की सड़क अभाव में और चारपाई उठाने वाले नहीं मिलने पर कई बार मरीज की जान तक चली जाती है। पक्की सड़क बनवाने के लिए प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। प्रदेश भर में ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसलों और मुआवजों की गूंज सोमवार को विधानसभा में भी सुनाई दी। बीजेपी विधायकों ने खराब किए आकलन के सवाल उठाते हुए हंगामा किया। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के जवाब से नाराज विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और सदन से वॉक आउट कर गए। इससे पहले सदन में ओलावृष्टि से हुए खराबे पर बहस हुई, जिसमें विधायकों ने किसानों को तत्कालीन मुआवजा देने की मांग उठाई। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि जनवरी से लेकर मार्च तक पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों में 33% से ज्यादा खराब हुआ है। उन्हें जल्द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF से इनपुट सब्सिडी के तौर पर सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस बार किसानों पर 4 बार कहर टूटा है। सरकार ने गिरदावरी के नाम पर लीपापोती की है। इस बार डिजिटल गिरदावरी का नाम दिया है, जबकि पटवारी और राजस्व विभाग के कर्मचारी फील्ड में गए ही नहीं, बिना फील्ड में गए ही गिरदावरी कर दी गई। सरकार ने गिरदावरी के वक्त कलेक्टर को यह भी कहा कि 33% से ज्यादा खराबा नहीं दिखाना है। फसल बीमा का फायदा लेने के लिए किसान को कॉल सेंटर पर सूचना देनी होती है, लेकिन वहां कोई फोन नहीं उठाता। 16 से 18 मार्च को अंधड़ तूफान और बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। राठौड़ ने कहा कि जनवरी में हुए स्पेशल गिरदावरी के बाद खराबे का 1 पैसा तक नहीं दिया। पूरी गिरदावरी करवाएं। किसानों को हुई नुकसान पर 15 दिन से सहायता दी जाए। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष ने सदन में गलत दावा किया है। किसी भी कलेक्टर को यह नहीं कहा गया कि खराबा कम करके दिखाना है। गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को जल्द इनपुट सब्सिडी के रूप में सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले आपदा राहत मंत्री ने कहा, प्रदेश में आमतौर पर 103 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई होती है। इस बार 109.55 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। जनवरी में शीतलहर से फसल खराबे की गिरदावरी करवाई गई। शीतलहर से 10 जिलों में 33% खराबा हुआ, जिनमें दौसा, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, अलवर, भरतपुर सहित 10 जिले हैं।
इनमें 61 तहसील हैं। 5038 गाँव में 20,85,317 किसान प्रभावित हुए हैं। आपदा राहत मंत्री ने सदन में कहा कि पहले ओलावृष्टि से फसल खराबे में कोटा और उदयपुर के 18,000 से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। 19 जिलों में कोई खराबा नहीं हुआ। 5 और 6 मार्च को हुई ओलावृष्टि की गिरदावरी करवाई है। कोटा जिले में 6 तहसील के 69 गांवों में 8,293 किसान प्रभावित हुए हैं। फसलों की गिरदावरी के अनुसार 8,293 किसान प्रभावित हुए हैं। नयापुरा बस स्टैंड के पास लगे जंबो जेट ट्रांसफार्मर के पैनल बॉक्स में सोमवार सुबह अचानक स्पार्किंग होकर आग लग गई और एक के बाद एक काफी देर तक धमाके होते रहे। ऊंची ऊंची चिंगारियां उठने लगी। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी KDL के अधिकारियों को सूचना दी। नगर निगम की दमकल को मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान नयापुरा, मुक्तिधाम इलाका, संजय कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में बिजली गुल रही। KEDL के अधिकारी कर्मचारी दिन भर काम में लगे रहे। 12 घंटे की मशक्कत के बाद करीब शाम 7 बजे बिजली की सप्लाई चालू हुई। कर्मयोगी संस्थान के राजाराम कर्मयोगी ने बताया कि नयापुरा बस स्टैंड रैन बसीरा के लगे ट्रांसफार्मर में तड़के 4:55 जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद करीब 25 मिनट तक धमाकों का सिलसिला जारी रहा। आग लगने से 4-4 इंच की केबल भी जल गई। तुरंत थाने निगम व KEDL को सूचना दी। करीब 5:25 निगम की दमकल मौके पर पहुंची। पुलिस व KEDL के कर्मचारी भी आए। आसपास की कॉलोनियों में बिजली गुल हो गई। सवेरे से ही KEDL के कर्मचारी फॉल्ट ठीक करने में जुटे रहे। वो तो गनीमत रही कि तड़के का वक्त होने के कारण रोडवेज बसों का ज्यादा आवागमन नहीं था। पास में ही इंदिरा रसोई है। तड़के वहां कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने दोनों तरफ से यातायात को डाइवर्ट किया। निजी बिजली कंपनी KEDL के अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य ने बताया कि ट्रांसफार्मर के पैनल बॉक्स में आग लगी थी। पूरा पैनल बॉक्स जलकर राख हो गया। दिन भर फॉल्ट को ठीक किया गया। शाम को बिजली सप्लाई शुरू की गई। पैनल बॉक्स में आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। अभी लोड भी ज्यादा नहीं है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लव मैरिज के 10 दिन बाद ही पति पत्नी का किडनैप हो गया। 2 गाड़ियों में आए 12 से ज्यादा लोग गाड़ी में डालकर उन्हें ले गए। युवक युवती के घर से भागकर लव मैरिज की थी। मामला जयपुर के हरमाणा थाना इलाके को रविवार दोपहर 2:48 का है। इसका वीडियो सोमवार को सामने आए हैं। CI रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 22 साल के पृथ्वीराज और 21 साल की पूजा का किडनैप हुआ है। पृथ्वीराज जमवा रामगढ़ के गोपालगढ़ और पूजा डोडा का डूंगरबूच की रहने वाली है। दोनों ने 10 मार्च को गाजियाबाद UP जाकर आर्य समाज में लव मैरिज की थी। इसके बाद से दोनों हरमाणा जयपुर में रह रहे थे। मामले में युवक के पिता रामलाल ने मामला दर्ज किया है कि रिपोर्ट में बताया लड़की पूजा योगी के भाई मनीष योगी, कजोड़ योगी और रिश्तेदार 2 गाड़ियों में घर पहुंचे। बेटे और बहू को मारपीट करते हुए जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। मौके पर दोनों के अलावा कोई नहीं था। बाकी परिवार जमवा रामगढ़ में रहता था। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार मौके पर पहुंचा। रामलाल ने बताया कि पृथ्वीराज और पूजा की मुलाकात जमवा रामगढ़ में हुई थी। दोनों करीब 8 साल तक एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। पूजा के परिवार ने मना कर दिया था। इसके बाद दोनों ने भागकर लव मैरिज कर ली। उन्होंने बताया कि बेटे ने पूजा से शादी करने के लिए हमसे बात की थी। हमने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। बेटे ने पूजा के परिवार से भी बात की। वो शादी से बार-बार मना कर रहे थे। लव मैरिज के बाद जब लड़के का फोन आया तो परिवार ने उसे घर आने के लिए कहा। जमवा रामगढ़ में घर की हालत ठीक नहीं होने के कारण लड़का हरमाड़ा में मकान किराए पर लेकर रहने लगा। रामलाल ने बताया कि पृथ्वीराज उनका इकलौता बेटा है। एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है। रामलाल का कहना था कि थाने के कई चक्कर काट चुका हूँ। बेटे और बहू को लाने के लिए निवेदन किया। दोनों ही शादी से हमें किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। बहू के परिवार को भारी नाराजगी थी। बता दें कि पति पत्नी को हरमाड़ा स्थित घर से किडनैप किया गया है। वहां से महिला का ससुराल करीब 20 किलोमीटर दूर डोडा का डूंगरबूच में है, जो जमवा रामगढ़ में ही आता है। महिला के पिता किसान है। साथ ही 4 भाई हैं। इनमें 2 बड़े भाई और 2 छोटे भाई। हरमाड़ा थाना CI ने बताया पृथ्वीराज और पूजा योगी ने भागकर लव मैरिज की थी। पृथ्वीराज फाइनेंस कंपनी में काम करता है। बदमाशों की तलाश और पति पत्नी की रिकवरी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। तो यूं ही बने रहें और देखते रहें शुभ 24 न्यूज में आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।